अरे बच्चों, नवोदय कोर्स के इस क्लास में आज हम मैथमेटिक्स के पहले चैप्टर का दूसरा पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है। और इस पार्ट को डिस्कस करने से पहले जो है हम आपको एक बार फिर से याद दिला दें, इस ई बुक को आप ज़रूर परचेज कर लीजिए, जिससे आपकी जो है एक तरीके से प्रैक्टिस बहुत ही बढ़िया से चलती रहे। ठीक है। क्योंकि प्रैक्टिस जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और प्रैक्टिस करना जो है सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। एक तरीके से बोला जाए कि मतलब प्रैक्टिस के बिना जो है पढ़ाई लिखाई सब बेकार है, खास करके मैथमेटिक्स की, है ना। मैथ्स की जितना ज़्यादा प्रैक्टिस आप करते हैं उतना ही ज़्यादा आपका जो है कॉन्सेप्ट बिल्डअप होता है। बाकी इस कोर्स में तो बाकी आपको जो है बहुत कुछ जो है प्रोवाइड ही किया जा रहा है, जिससे अगर आप बढ़िया से ध्यान देकर सॉल्व करते हैं और करते हैं तो फिर आपका सिलेक्शन तो पक्का है। ठीक है। तो पिछले वीडियो में जो है हमने जो है संख्या पद्धति के कुछ कॉन्सेप्ट पढ़े थे, है ना। किस तरह से संख्याओं को लिखा जाता है, भारतीय गणना प्रणाली क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय गणना प्रणाली क्या होती है, ठीक है, रोमन प्रणाली क्या होती है, किस तरह से संख्याओं को लिखते हैं, इसको हमने डिटेल्ड में डिस्कस किया था। आज हम स्टार्ट करेंगे स्थानीय मान के बारे में। ठीक है, कि स्थानीय मान क्या होता है, और भी ढेर सारे टॉपिक जो है संख्या पद्धति से रिलेटेड जो है उसको हम पढ़ेंगे। ठीक है। तो स्थानीय मान से स्टार्ट करते हैं। किसी संख्या में किसी अंक का स्थानीय मान बोला जाए तो प्लेस वैल्यू उसी को इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है। ये क्या दिखाता है कि वह अंक इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार आदि के स्थान पर है। मतलब वो बताता है कि किस स्थान पर वो जो है अंक जो है वो लिखा गया है। ठीक है। अभी हमने पहले जो है पढ़ा है कि क्या होता है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। इस तरह से जो है ये जो है एक तरीके से उस स्थान का जो है मान होता है। ठीक है। यानी मतलब दो जो है, ये देखो जो दो लिखा गया, इसके स्थान का मान है 10,000। ठीक है। इसके स्थान का क्या मान है 10,000। ठीक है। तो 10 इस दो के स्थानीय मान को अगर हमको पता करना होगा तो हम क्या करते हैं, इसी 10,000 को इसी संख्या से गुणा कर देते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर इस संख्या का हमें स्थानीय मान पता करना है तो हम क्या करेंगे, इसका जो इसके स्थान का जो मान है, यानी मतलब 10,000 को अगर हम संख्या में लिखें तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 इस तरह से लिखा जाएगा और दो कॉमा लगेगा। हमने बताया था 3 अंक पे पहली बार कॉमा लगाते हैं, है ना। तो इस तरह से 10,000 लिख देंगे और उसके बाद में इसको गुणा करा देंगे किससे, 2 से। यानी मतलब ये हो जाएगा 20,000। ठीक है। 10,000 को 2 से गुणा कराएंगे तो 20,000 हो जाएगा। तो इस तरह से जो है 20,000 इस दो का स्थानीय मान हो जाएगा। बोलेंगे दो का स्थानीय मान 20,000 है। ठीक है। इस तरह से तो स्थानीय मान इस तरह से निकाला जाता है। यही होता है इसका स्थानीय मान, यानी मतलब उसके स्थान का जो मान होता है ना। स्थान कौन सा स्थान है, उसके स्थान से उस अंक का गुणा करा देते हैं। यानी मतलब 10,000 का स्थान है तो 10,000वें स्थान पे 10,000 को 2 से गुणा करा देंगे। ठीक है। तो इस तरह से इसका जो है 2 का स्थानीय मान हमको मिल जाएगा। अगर हम किसी दूसरे का पता करना है, जैसे 5 का पता करना है, तो लाख से 5 का गुणा करा देंगे, 5 लाख हो जाएगा। और इस तरह से जो है ये जो है इसका स्थानीय मान निकल जाएगा। इसको साधारण से तरीके से जो है हल किया जा सकता है। ये कोई बहुत ज़्यादा टफ टॉपिक नहीं है ना। उम्मीद है कि आपको ये पहले से आता रहा होगा। अगर आप मेधावी हैं तो आपको जो है ये चीज़ें पहले से आती रही होंगी। जैसे मान लो, अब एक उदाहरण की मदद से हम आपको समझाते हैं, एक उदाहरण लेकर के, कि कोई भी अगर संख्या दी गई है, उसमें किसी निश्चित संख्या का, फिक्स संख्या का स्थानीय मान अगर पता करना है तो कैसे पता करेंगे। मान लो हमारे पास एक संख्या है, बड़ी सी संख्या ले लेते हैं, 4083509। अब यहाँ पर अगर हमको बोला जाए कि 8 का स्थानीय मान ज्ञात करो इसमें। ठीक है। ये जो प्रस्तुत संख्या है, दी गई जो संख्या है, निम्नलिखित संख्या, उसमें जो है 8 का स्थानीय मान अगर हमको ज्ञात करना है तो हम क्या करेंगे, इसके 8 का स्थानीय मान अगर हमको ज्ञात करना है तो इस 8 हम लिखेंगे। उसके बाद में 8 का स्थान देख लेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। यानी मतलब 8 10,000 स्थान पे है तो 8 को 10,000 से गुणा करा देंगे और उसके बाद में जो हमको संख्या मिलेगी वही हो जाएगा हमारा स्थानीय मान। अब देखो, ये कहने का एक तरीके से अलग तरीका है। ठीक है। कहने का एक अलग तरीका है, इसको और भी अलग तरीके से जो है हम सरल तरीके से आपको बता सकते हैं। जैसे कि 8 लिखो, 8 का स्थानीय मान ज्ञात करना है तो 8 लिखो और उसके बाद में जितने भी अंक हों उतने जीरो लगा दो। देखो 1 2 3 4 अंक हैं, 4 जीरो इसमें लगा है। ठीक है। तो इस तरह से भी हम इसको जो है इसका स्थानीय मान पता कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक है। तो आखिरकार जो है मतलब वही है
कि इसको जो है जितने स्थान पे था उतने से गुणा करा दिया और इस तरह से निकल आया, ठीक है। तो अगर हम चाहें तो इसका डायरेक्ट भी निकाला जा सकता है, ठीक है। अब अगर बोला जाए कि इस जीरो का स्थानीय मान ज्ञात करो, तब क्या किया जाएगा? जीरो का स्थानीय मान ज्ञात करने के लिए हमें कभी भी कोई भी जीरो हो तो उसका स्थानीय मान अगर हमको ज्ञात करने को बोला जा रहा है तो हमें उसका स्थानीय मान ज्ञात ही नहीं करना है, केवल जीरो लिख देना है। क्यों जीरो लिख देना है? क्योंकि अगर हम इसका स्थानीय मान ज्ञात करते हैं तो जीरो गुणे लिखेंगे, फिर उसके बाद में ये किस स्थान पे है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख स्थान पे है। तो यहाँ पर जो है हम 1,00,000 से गुणा करा देंगे, और 1,00,000 से जब गुणा कराएंगे तो यहाँ पर जो है 1,00,000 और जीरो का गुणा क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, क्योंकि जीरो का किसी भी संख्या से अगर गुणा कराया जाए तो वहाँ पर जो है हमको जीरो ही मिलता है। तो हमें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, जीरो है तो जीरो रहने दो, इसका स्थानीय मान क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, ठीक है। स्थानीय मान के बाद में अब हम देखेंगे जातीय मान क्या होता है। जातीय मान और भी सरल है। जातीय मान का मतलब होता है फेस वैल्यू, यानी मतलब क्या तुमको दिख रहा है। फेस मतलब क्या होता है? चेहरा होता है ना एक तरीके से। तो फेस मतलब जो तुमको सामने से दिखता है उसी को हम फेस बोलते हैं एक तरीके से। तो फेस का मतलब जो तुमको दिखता है वही तुम्हारा स्थानीय मान है, ठीक है। जैसे मान लो 5, 3, 2, 8, 7, 0, 5 इस तरह से एक संख्या दी गई है और उसका स्थानीय मान ज्ञात करना है, जातीय मान किसी भी अंक का ज्ञात करना है। तो वही जो दिख रहा है वही उसका जातीय मान है, ठीक है। यानी मतलब 5 का जातीय मान 5 हो जाएगा, 0 का जातीय मान 0 हो जाएगा, 7 का जातीय मान 7 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कोई टॉपिक है ही नहीं एक तरीके से देखा जाए तो। मतलब जिसका भी स्थानीय मान ज्ञात करना है वही उसका जातीय मान वही उसका जातीय मान होता है, ठीक है। तो ये जो है 7 का जातीय मान 7 हो जाएगा, 8 का जातीय मान ज्ञात करेंगे तो 8 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है सभी का वही उसका जातीय मान होता है, ठीक है। इसके बाद में पूर्ववर्ती संख्याएं देखते हैं। पूर्ववर्ती मतलब पूर्व मतलब होता है पहले, ठीक है। पूर्व का मतलब होता है पहले, ठीक है। इसको याद रखना है। पूर्व मतलब होता है पहले। तो पूर्व का मतलब जब पहले होता है तो पूर्ववर्ती का मतलब भी होता है उससे पहले वाली संख्या, ठीक है। पूर्ववर्ती मतलब जो उससे पहले आने वाली है। पूर्ववर्ती मतलब उससे पहले आने वाली, यानी मतलब अगर हमें पता करना है कि 316 का पूर्ववर्ती बताओ तो 316 का पूर्ववर्ती क्या हो जाएगा? 315। यानी मतलब 316 से पहले क्या था? 315 था। यानी मतलब इसी में से एक घटा करके लिख देना है, वही उसका पूर्ववर्ती हो जाएगा। बहुत ही छोटा सा टॉपिक, बहुत ही सरल सा टॉपिक है, ठीक है। उत्तरवर्ती ठीक उसी तरह से होता है। उत्तर का मतलब ये दिशा नहीं है, पूर्व उत्तर सब दिशा नहीं है, ठीक है। ध्यान देना है यहाँ पर जो है उत्तर दिशा नहीं है। उत्तरवर्ती या उत्तर का मतलब होता है बाद में, ठीक है। उत्तरवर्ती का मतलब होता है बाद में। तो यहाँ पर बाद में आने वाली संख्या जो है, आवर्ती मतलब होता है आने वाली, ठीक है। उत्तर मतलब बाद में, तो उत्तर आवर्ती यानी मतलब बाद में आने वाली, ठीक है। ऐसे पूर्व मतलब पहले, आवर्ती मतलब आने वाली, तो पूर्ववर्ती मतलब पहले आने वाली। ऐसे ही उत्तर मीन्स बाद में, आवर्ती मतलब आने वाली, यानी मतलब बाद में आने वाली संख्या जो होगी वही उसका उत्तरवर्ती होगा। यानी मतलब अगर हमें 715 लिखा गया तो इसका अगर हम उत्तरवर्ती पता करते हैं तो 716 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो इसमें एक जोड़ करके पता कर लेते हैं। इसके बाद में संख्याओं के, अब संख्याओं को लिखना आ गया, पढ़ना आ गया, ठीक है। किस तरह से संख्याएं लिखते हैं, किस तरह से संख्याएं पढ़ते हैं। अब इसके बाद में संख्याओं के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे कि संख्याओं के कितने प्रकार की संख्याएं होती हैं, उनको किस तरह से एक तरीके से अलग अलग समूहों में बांटा जा सकता है। जैसे आप लोग क्लास में बैठते हैं तो क्या होता है कि छोटे बच्चों को आगे बैठाया जाता है, उनका एक ग्रुप होता है, ठीक है। एक बड़े बच्चों को पीछे बैठाया जाता है ना। लड़कियों को अलग बैठाया जाता है, लड़कों को अलग बैठाया जाता है ना। तो इस तरह से जो है अलग अलग तरह से जो है ग्रुप में जो है एक ही जैसे चीज़ों को ग्रुप में रखा जाता है। तो उसी ग्रुप के बारे में एक तरीके से देखते हैं कि संख्याओं को किस तरह से ग्रुप में जो है अरेंज किया जाता है, व्यवस्थित किया जाता है, ठीक है। तो संख्याएं जो है गणित की एक तरीके से मूल आधार हैं, ठीक है। और इसको अलग अलग तरह से जो है ग्रुप में जो है बांटा गया है। कैसे बांटा गया है उसके बारे में देखते हैं। पहला ग्रुप जो है उसको बोला जाता है प्राकृतिक संख्याओं का ग्रुप, ठीक है। प्राकृतिक मतलब होता ही है कि जो पहले से एक तरीके से पहले से ही एग्जिस्ट करती है, मतलब यानी मतलब पहले से ही जो चीज़ें होती हैं,
है ना, एक तरीके से बोला जाए जिसको भगवान बनाए हों, है ना, उसको बोलते हैं प्रकृति, है ना। तो मतलब जो चीज़ें पहले से ही होती हैं उसे जो है हम प्राकृतिक बोलते हैं, ठीक है। यानी तो इसको प्राकृतिक संख्या क्यों बोलते हैं, इसको समझते हैं, ठीक है। तो प्राकृतिक संख्या इसलिए बोलते हैं क्योंकि जनरल तौर पर अगर हम संख्याओं का यूज किस लिए करते हैं, गिनने के लिए हम सबसे ज़्यादा संख्याओं का ही यूज करते हैं, है ना। संख्याओं का यूज हम सबसे ज़्यादा गिनने के लिए, या मतलब बोला जाए तो प्राथमिक तौर पे हमें संख्याओं की ज़रूरत गिनने के लिए ही है। बाकी जोड़ घटा गुणा भाग तो बात की चीज़ है, ठीक है। यानी मतलब स्टार्टिंग में हम संख्याओं का प्रयोग जो है करते हैं गिनने के लिए, सबसे ज़्यादा आवश्यकता है हमारी गिनने के लिए। तो इसीलिए जो हम संख्याओं को गिनने के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग करते हैं उन्हीं संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। तो गिनने के लिए कौन सी संख्याओं का हम प्रयोग करते हैं, गिनना स्टार्ट करते हैं हम एक से, 1 2 3 कोई भी चीज़ गिनना होगा तो हम एक से ही तो स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो एक से जो संख्याएं होती हैं यानी मतलब गिनने के काम में जो आती हैं उन्हीं संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। अब 1 2 3 यानी मतलब बस नहीं, बस नहीं, इसके आगे ढेर सारी संख्याएं, ढेर सारी मतलब अनंत संख्याएं, इसके आगे संख्याएं खत्म नहीं होंगी। यानी मतलब जितना ज़्यादा आपको गिनना होगा उतना ज़्यादा आप बढ़ते जाएंगे। अभी हमने आपको संख्या पद्धति में संख्याओं को लिखने के लिए जब आपको बताया कि भारतीय गणना प्रणाली में कितनी ढेर सारी संख्याएं होती हैं, उसके बाद भी होती हैं, उसके बाद भी होती हैं, है ना, अरब के बाद खरब, खरब के बाद में, है ना, इस तरह से। तो संख्याएं जो हैं वो अनंत हैं, है ना। तो उनको जो है हम उसकी आखिरी सबसे बड़ी संख्या हम नहीं पता कर सकते हैं। अभी हमने उत्तरावर्ती संख्याओं के बारे में जो पढ़ा, है ना, तो उत्तरावर्ती संख्याएं जो हैं उसके एक संख्या के बाद में दूसरी उसकी उत्तरावर्ती एक जोड़ करके हम पता कर सकते हैं। यानी मतलब कोई भी सबसे बड़ी संख्या हम पता नहीं कर सकते हैं, उससे भी बड़ी संख्या अगली आ जाएगी, ठीक है। तो यानी मतलब प्राकृतिक संख्याएं एक से ले करके जितनी भी संख्याएं होती हैं गिनने के काम में आती हैं वो सभी धन पूर्णांक उनको बोला जाता है, या उसी को प्राकृतिक संख्याएं बोला जाता है, ठीक है। और ध्यान ये देना है कि शून्य जो है धन पूर्णांक या प्राकृतिक संख्या नहीं है। शून्य को केवल पूर्णांक बोला जाता है, उसे धन पूर्णांक या ऋण पूर्णांक नहीं बोला जाता है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। शून्य जो है कभी भी गिनने के रूप में काम नहीं आता है ना। गिनना हम एक से स्टार्ट करते हैं, अगर कुछ नहीं होता है, जीरो होता है तो हम गिनते ही नहीं हैं, है ना। अगर गिनते हैं तो एक से गिनते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि शून्य जो है वो गिनने के काम में नहीं आता है, वो प्राकृतिक संख्या नहीं है। इस चीज़ को एकदम एक तरीके से दिमाग में बैठा लो, ठीक है। उसके बाद में अब देखते हैं होल नंबर यानी मतलब पूर्ण संख्याओं के बारे में। पूर्ण का मतलब ही देखो आपस में देखने के से मतलब शब्द को देखने से लग रहा है कि ये जो है पूरी तरीके से परिपूर्ण है, ठीक है। तो यानी मतलब जीरो को भी उसके साथ में ले लो और ये संख्याएं जो है पूरी हो जाएंगी। क्योंकि जीरो नहीं रहेगा तो फिर 10 नहीं बनेगा, 20 नहीं बनेगा, है ना। तो उसी से बनाया जाता है एक तरीके से बोला जाए तो, है ना, एक एक के बगल में जीरो लगा करके। तो शून्य से जो है संख्याएं पूर्ण होती हैं बोला जाए तो जो है ये जो है जीरो को साथ में अगर जो है प्राकृतिक संख्याओं के साथ में उसी के समूह में कहते हैं आओ भाई तुम भी आ जाओ, तो जीरो को जब साथ में ले लेंगे तो यहाँ पर जो है उस समूह को, संख्याओं के समूह को जो है उसको जो है पूर्ण संख्याएं बोला जाएगा, ठीक है। जीरो को भी अगर उसके साथ में रख दिया जाए तो वो पूर्ण संख्याएं हो जाएंगी, ठीक है। लेकिन एक चीज़ ध्यान में देना है कि क्या यहाँ पर 10 जो है प्राकृतिक संख्या होगी, क्योंकि 10 में तो जीरो है। बिल्कुल होगी, 10 प्राकृतिक संख्या होगी, क्योंकि 10 जो है गिनने के काम में आती है, ठीक है। तो 10 जो है प्राकृतिक संख्या होगी। ये नहीं देखना है कि उसमें तो जीरो है ना, 10 में तो जीरो है तो फिर 10 तो प्राकृतिक संख्या नहीं होनी चाहिए, नहीं। जीरो जो है एक तरीके से अंक है जो कि 10 में लगा हुआ है, संख्या उसको 10 बोला जाएगा, है ना। जीरो कोई संख्या नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से जो है जीरो वहाँ पर नहीं है प्राकृतिक संख्याओं में, बाकी 10 जो है, ठीक है। इसके बाद में देखते हैं भाज्य संख्याएं क्या होती हैं, ठीक है। भाज्य संख्याएं क्या होती हैं कि ये एक से बड़ी, है ना, ऐसी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं जो कि स्वयं से कटती हैं और एक के अतिरिक्त कम से कम एक और संख्या से कटती हैं। इसका क्या मतलब है, कहने का मतलब ये है कि कोई ऐसी संख्या, उदाहरण लेकर के आपको समझाते हैं। कोई एक ऐसी संख्या जैसे मान लो 6 है, इस 6 में अगर हम भाग देते हैं तो कितने नंबर का, कितने जो है संख्याओं का भाग इसमें जा सकता है, पहाड़ा इसमें पढ़ सकते हैं, पूरी तरीके से कट सकता है। तो पहला तो है 1 से हम पढ़ सकते हैं
1 का पहाड़ा 6 बार पढ़े, 6 हो गया, कट गया। दूसरा हम 2 से काट सकते हैं, 2 तियाँ 6 हो गया। 6 को हम 3 से काट सकते हैं, 3 दूना 6 हो गया। 6 को हम 6 से काट सकते हैं, 6 इक्के 6 हो गया। ठीक है, तो इस तरह से जो है हम इतने अलग अलग तरीके की संख्याओं से काट सकते हैं। तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं भाज्य संख्या। ठीक है, ऐसी संख्या जो 1 से कट जाए, खुद से कट जाए, देखो एक 6 है, 6 से ही भाग किया गया, 1 से कट जाए, खुद से कट जाए, और साथ ही साथ किसी और संख्या से भी कट जाए। ठीक है, किसी और संख्या से भी कट जाए तो उसको बोलेंगे भाज्य संख्या। लेकिन अगर कोई ऐसी संख्या है जो 1 से कट रहा है और खुद से कट रहा है, बाकी और किसी से नहीं कट रहा है, तो फिर वो संख्या अभाज्य संख्या हो जाएगा, उसको हम भाज्य संख्या नहीं बोलेंगे। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि भाज्य संख्या जो है तभी बोलेंगे जब वो कम से कम 3 संख्याओं से कट रहा हो, कम से कम 3 संख्याओं से। यहाँ पर 2 संख्या यानी मतलब खुद से और 1 से को छोड़ करके, यानी मतलब एक संख्या और होनी चाहिए, यानी मतलब कम से कम 3 संख्याओं से कटता है तो उसको हम भाज्य संख्याएं बोलते हैं। और जो संख्या केवल 2 संख्याओं से कटती है, यानी मतलब 2 संख्याओं का पहाड़ा उसमें जाए, वो केवल 2 संख्याओं से कटे, तो उसको जो है भाज्य संख्या नहीं बोलेंगे, उसको जो है हम अभाज्य संख्या बोलेंगे। ठीक है, तो भाज्य संख्या का कुछ और भी अगर उदाहरण लिखना चाहें तो जैसे 6 हो गया, 16 हो गया, है ना, 8 हो गया, 4 हो गया। अब देखो 4 जो है 2 से भी कटता है, 1 से भी कटता है, 4 से भी कटता है। 8 है, 4 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, है ना, 8 से भी कटेगा, 1 से भी सबसे कट रहा है, बहुत सारी संख्याओं से कट रहा है ना। 16 भी ऐसे ही है। ठीक है, तो ये सारी संख्याएं जो हैं एक तरीके से 2 से ज़्यादा संख्याओं से कट रही हैं, इसीलिए जो है इसको भाज्य संख्या बोलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अभाज्य संख्या, अभी हमने आपको बताया कि कोई ऐसी संख्या ले लेते हैं जो कि केवल 2 संख्याओं से ही कटे। अब कौन सी ऐसी संख्याएं हैं जो केवल 2 ही संख्या से कटती हैं? 2 से नहीं, 2 ही संख्याओं से, यानी मतलब एक खुद से और एक 1 से। ठीक है, 1 से और खुद से 2, यही दोनों संख्याओं से अगर कटती हैं तो उसको अभाज्य संख्या बोलते हैं, अगर वो इसके अलावा किसी और संख्या से नहीं कटती है तो। ठीक है, तो इसका उदाहरण कौन सा होगा? जैसे कि 2 है, 1 से बड़ी होनी चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखना है, 1 से बड़ी होनी चाहिए। 1 को हम अभाज्य संख्या नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? इसका रीज़न यही है कि वो केवल एक संख्या से कटता है, और अभाज्य की परिभाषा जो है वो 2 संख्या से कटनी चाहिए, एक खुद से और एक 1 से। तो एक जो है केवल एक ही संख्या खुद से कटती है, इसीलिए उसको अभाज्य संख्या नहीं बोला जाता है। और 2 जो है, 2 में 1 का पहाड़ा जाएगा, 2 का पहाड़ा जाएगा। ठीक है, 2 संख्या से कट रही है, तीसरी कोई भी संख्या नहीं है जिससे 2 कट सके, इसीलिए जो है 2 एक तरीके से अभाज्य संख्या हो जाएगा। ऐसे ही 3 भी है, 3 में भी 1 का और 3 का पहाड़ा जाएगा और किसी का नहीं जाएगा। 5 है, 7 है, ठीक है, 9 नहीं होगा। ठीक है, चूँकि 9 में 3 एक अलग संख्या हो जाती है। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है, बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि नहीं 9 को भी लिख देते हैं अभाज्य संख्या। ठीक है, तो 9 अभाज्य संख्या नहीं है, वो एक तरीके से भाज्य संख्या है, उसमें 1 से का पहाड़ा जाता है, 3 का जाता है और 9 का जाता है। ठीक है, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। फिर उसके बाद में देखो 11 है, 11 के बाद में 13 है, 15 देखो 3 और 5 से कट रहा है, इसीलिए 15 नहीं होगा। ठीक है, फिर उसके बाद में देखो 19 है, सॉरी 17 है, फिर उसके बाद में 17 के बाद में फिर 19 है। ठीक है, और 19 के बाद में फिर 23 होगा। ठीक है, 21 नहीं होगा, 23 होगा। फिर 23 के बाद में जो है 29 होगा, 27 भी नहीं होगा। ठीक है, चूँकि 3 से कटता है, 9 से कटता है। ठीक, उसके बाद में फिर 31 होगा। ठीक है, फिर उसके बाद में 37 होगा। ठीक, 41 होगा, और ऐसे ही जो है संख्याएं बढ़ती जाएंगी। जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं उसको आपको जो है एक तरीके से नोट कर लेना है और याद कर लेना है। ठीक है,
अभाज्य संख्याएं जितनी भी हो सकती हैं उसको नोट कर लेना है और याद कर लेना है। ये चीज़ें जो है हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। बाकी जो है आप इतना तो कम से कम ज़रूर याद रखिए, है ना, बढ़िया से रटा रटाया होना चाहिए बिल्कुल एकदम दिमाग में कि ये संख्याएं जो हैं अभाज्य संख्याएं हैं, और अभाज्य संख्याओं भाज्य संख्याओं में कभी भी कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, ठीक है। और एक ज़रूरी चीज़ जो है वो ये है कि हमको एक चीज़ याद रखना है कि दो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, यानी मतलब सबसे छोटी सबसे पहले कौन सी आती है, दो, ठीक है। तो दो जो है सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, इससे छोटी कोई भी अभाज्य संख्या नहीं होती है। एक जो है उसको ना तो हम अभाज्य बोलते हैं ना ही भाज्य बोलते हैं, क्योंकि अभाज्य की परिभाषा है कि उस वो जो है कम से कम केवल दो अंक संख्याओं से ही वो विभाजित होना चाहिए, और भाज्य की परिभाषा है कि वो कम से कम तीन संख्याओं से विभाजित होनी चाहिए, ठीक है। तो कुल मिला के एक जो है वो अभाज्य संख्या या भाज्य संख्या नहीं है, ठीक है, और दो जो है सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, ठीक है। इसके बाद में देखते हैं सम संख्याएं क्या होती हैं, ठीक है। तो सम संख्याएं वे होती हैं जो दो से कट जाएं, सीधी सी बात है, जो दो से कट जाएं। और इसका एक और हम याद करने का समझने का तरीका बताएं तो वो ये है कि जिसके लास्ट में अंत में जिसके क्या आ जाए, या तो 0 हो जाए, या तो 2 हो जाए, या 4 हो जाए, या 6 हो जाए, या 8 हो जाए। जिस भी संख्या के अंत में ये जो है अंक दिखेंगे, यानी मतलब वो संख्या निश्चित रूप से सम संख्या ही होगी, ठीक है। उदाहरण के तौर पे अगर देखें तो 26 26 2 से कट जाएगा, ऐसे ही 16 ये भी 2 से कट जाएगा, ऐसे ही 20 लास्ट में 0 है ये भी 2 से कट जाएगा, ऐसे ही 28 ये भी 2 से कट जाएगा। इसी तरह से जो है अनेकों संख्याएं लिख सकते हैं हम, बड़ी से बड़ी संख्या लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस लास्ट की जो संख्याएं होती हैं वो 0 2 4 6 8 इनमें से कुछ ना कुछ कोई ना कोई अंक होना चाहिए, तो जो है वो संख्याएं सम संख्याएं होंगी, ठीक है। विषम संख्याओं की बात कर लेते हैं। वे संख्याएं जो दो से पूर्णतः विभक्त ना हो, सीधी सी बात है। इसके अलावा सम संख्या के अलावा जितनी भी संख्याएं हैं वो जो है उनको हम विषम संख्या बोलते हैं, उसी को जो है ऑड नंबर भी बोला जाता है, ठीक है। तो अगर इसकी एक तरीके से याद करने का एक तरीका देखा जाए तो ये होता है कि अंत में इसके जो है 1 3 5 7 या फिर 9 पाया जाता है। ये 5 अंक अगर लास्ट में हैं, इसका मतलब है कि वो जो है संख्या विषम संख्या ही होगी, ठीक है। उदाहरण के तौर पर देख लेते हैं, जैसे 21 13 25 17 29, है ना। इस तरह से जो संख्याएं हैं ये जो हैं विषम संख्याएं हैं, ठीक है, क्योंकि इसके लास्ट में देखो 1 आ रहा है, 3 आ रहा है, 5 आ रहा है, 7 आ रहा है, 9 आ रहा है, ठीक है। तो ये सब जो है इस तरह से अनेकों संख्याएं हो सकती हैं, बड़ी से बड़ी छोटी से छोटी, ठीक है, जो कि विषम संख्याएं हो या सम संख्याएं हो, ठीक है। और इसके बाद में जो है कुछ महत्वपूर्ण फार्मूले हैं, उसको हमें याद रख लेना है, ठीक है। कैसे क्या फार्मूला है कि अगर हमको पता करना है कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या है। अब प्रथम n का मतलब क्या है कि हम मान लो प्राकृतिक संख्याओं को लिखते हैं, स्टार्टिंग से लिखेंगे। कहाँ से लिखेंगे? स्टार्टिंग से। और स्टार्टिंग कहाँ से होती है? 1 से। प्राकृतिक संख्याओं की स्टार्टिंग होती है 1 से, तो 1 से लिखना जो है हम स्टार्ट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से लिखते जाएंगे। और मान लो हमने 10 संख्याएं लिख डाली, 1 से लेकर के 10 संख्याएं लिख डाली। अब उसके बाद में उन सभी संख्याओं को जोड़ना है हमको, उन्हीं 10 संख्याओं को जोड़ डालना है। अब उन संख्याओं का योग अगर हमको पता करना होगा तो क्या करेंगे? हम सभी संख्याओं को जोड़ डालेंगे? नहीं, सभी संख्याओं को जोड़ने पर तो हमें उसका योग मिल ही जाएगा, लेकिन एक और तरीका है उसका योग पता करने का। क्या तरीका है उसका? और तरीका ये है कि इस फार्मूले पे रख दो,
अब ये फार्मूला तो देखने में बहुत भयानक लग रहा है, इसको सरल कैसे बनाएं। ये बहुत सरल क्वेश्चन है ना, सॉरी बहुत सरल जो है फार्मूला है। कैसे सरल है इसको समझते हैं। अंतिम संख्या का मतलब होता है कि जितने अंकों तक, सॉरी जितने संख्या तक, जितनी गिनती तक जो है हमको पता करना है। यानी मतलब अगर हमको 1 से लेकर के 10 तक पता करना है तो हम अंतिम संख्या की जगह पर 10 लिख देंगे और फार्मूला हो जाएगा हमारा बहुत ज़्यादा सिंपल। कैसे सिंपल हो जाएगा, इसमें जो है अंतिम संख्या की जगह पर अगर हम 10 लिख देंगे, ठीक है, अगर मान लो 10 पता करना है तो ये हो जाएगा 10, 10 प्लस 1, है ना। यहाँ जहाँ पर कोई चिन्ह नहीं होता वहाँ पर हम गुणा मान के चलते हैं, बटा 2। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिखा भी गया है गुणा, ठीक है, तो यहाँ पर गुणा ही है। तो अब 10 में 1 जोड़ देंगे, 10 गुणे 10 में 1 जोड़ देंगे 11 हो जाएगा, बटा 2। और 11 धामा 110 बटा 2, और ये हो जाएगा 55। ठीक है, तो इस तरह से अगर 10 संख्याओं को हम इस तरह 1 2 3 4 करके लिख लेते हैं, और उसके बाद में हम अगर सभी को जोड़ते हैं तो ये जो है संख्याएं हमको मिल जाएंगी। ठीक है, तो एक से लेकर के n तक अगर हमको पता करना है, n मान लो अगर बता दिया गया n बराबर 10 है, यानी मतलब 1 से लेकर के शुरुआत से लेकर के प्रथम 10 संख्याओं का बोला जाएगा इस तरह से कि प्रथम 10 संख्याओं के प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या होगा। तो हमें इस फार्मूले से जो है आप ये जो है बता देना है। ठीक है, इसी का एक उदाहरण लेकर के समझते हैं। मान लो आपको पूछा गया कि एक जो है हमको बताओ कि 1 से लेकर के 20 तक के अंकों का योग क्या होगा। ठीक है, सारी संख्याओं का योग क्या होगा। अंक जो है डिजिट को बोलते हैं। ठीक है, एक ही संख्या जो अंक होते हैं उसी को अंक बोलते हैं। जैसे 20 है ना, तो 20 में 0 और 2, ये 2 अंक हैं। ठीक है, इस तरह से तो 1 से 20 तक की संख्याओं का योग, संख्याओं का योग अगर हमको पता करना है तो हम क्या करेंगे, n यहाँ पर कितना लिखा जाएगा, n लिखा जाएगा यहाँ पर 20। ठीक है, तो ये हो जाएगा n, ये तो फार्मूला ही है, n इंटू n प्लस 1 पूरे का बटा में 2, और n जो है n बराबर कितना हो गया, 20 हो गया है। ठीक है, ये तो हमको पता चल गया है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 20 प्लस 1 हो जाएगा, और उसके बाद में बटा 2, तो यहाँ हो जाएगा 20 गुणे 21, सॉरी 12 लिख दी, तो ये हो गया 20 गुणे 21 बटा 2। तो 20 और 21 का गुणा कराएंगे जब, तो ये हो जाएगा 420 बटा 2, और ये हो जाएगा 210। इसको जब 2 से भाग दे देंगे 420 को, तो 210 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है हम पता कर लेंगे कि 1 से 20 तक के संख्याओं का योग क्या होगा। ठीक है, एक और चीज पूछा जा सकता है, जैसे कि प्रथम n सम संख्याओं का योग बताओ। अभी तक तो लगातार सारी संख्याओं का योग बता रहे थे, अब सम संख्याओं का योग ज्ञात करना है। तो अगर बोला जा रहा है कि प्रथम पहली जो है, पहली का मतलब ये होता है कि स्टार्टिंग से जितनी भी सम संख्याएं मिल रही हैं, जैसे अब 2 4 6 8 10 12 14, ये सब जो है सम संख्या है। अब इनको बोला, अगर इन सभी का योग पता करना है तो हम बोलेंगे कि प्रथम 7 सम संख्या, ये देखो 7 ही हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, ये 7 ही है। तो अगर बोला जाए कि प्रथम 7 सम संख्या लिखो, तो प्रथम 7 संख्याएं तो सम संख्याएं तो ये हो जाएंगी। अब इनका अगर योग ज्ञात करना है, प्रथम 7 सम संख्याओं का योग, तो हमारे पास एक फार्मूला है। अब n बराबर हम यहाँ पर क्या रख देंगे, n बराबर रख देंगे 7, तो ये हो जाएगा 7 गुणे, है ना, यहाँ पर n की जगह पर 7 हो जाएगा। तो इसको लिखेंगे 7 गुणे 7 प्लस 1, ठीक है, और ये हो जाएगा 7 गुणे 8, और ये हो जाएगा 56। अगर आप चाहें तो उत्तर की पुष्टि कर सकते हैं, सभी को जोड़ लीजिए और देखिए 56 आएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है यहाँ पर प्रश्न को हल किया जा सकता है। ठीक है,
ठीक उसी प्रकार से अगर जो है विषम संख्याओं का योगफल पता करना है, ठीक है, तो विषम संख्याओं का योगफल पता करने के लिए हमारे पास एक फार्मूला होता है एन स्क्वायर। एन स्क्वायर का मतलब क्या है, जितनी भी विषम संख्याएं होंगी, जैसे 1 से लेकर के, जैसे मान लो 1 से लेकर 13 तक मान लो लिख लेते हैं हम, 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, 13 है, कुल मिला के देखो कितनी संख्या हो गई, 7 हो गई, ठीक है। तो ये इसको बोला जाएगा प्रथम 7 विषम संख्याओं का योगफल, है ना। तो एन का मान कितना हो गया, एन बराबर यहाँ पर हो गया 7। तो 7 की जगह पर हम क्या, एन की जगह पर लिखेंगे 7 स्क्वायर, और ये हो जाएगा 7 सता 49। इस तरह से जो है हमको उत्तर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये तरीका है विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात करने के लिए, ठीक है। और एक महत्वपूर्ण चीज़ है जो कि याद रखनी चाहिए आपको, कभी कभी क्या होता है, आपको बताया जाता है कि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लिखो। तो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लिखने के लिए हमको कुछ नहीं करना है, 5 बार 9 लिख लेना है। ये आपको पहले से पता होगा, बहुत छोटी चीज़ है। और 5 अंकों की अगर छोटी से छोटी संख्या लिखने को बोला जाता है तो पहले 1 लिखेंगे। छोटी से छोटी संख्या लिखने के लिए सबसे पहले 1 लिखना है, उसके बाद में जितने अंकों की छोटी से छोटी संख्या बोली जा रही है उसमें से 1 कम, यानी मतलब उतने जीरो लगा देने हैं। यानी मतलब अगर 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बोली जा रही है तो 4 जीरो लगाएंगे, 1 कम, चूँकि 1 तो 1 लिखे हैं ना, तो 1 यहाँ पर पहले से ही है, तो 4 अंक और लिखने हैं तो 4 जीरो लगा देंगे, ठीक है। इस तरह से जो है 5 अंकों की हमको छोटी से छोटी संख्या मिल जाएगी, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, संख्याएं आपको दी जाती हैं और बोला जाता है इनसे छोटी से छोटी संख्या बनाओ। जैसे कि मान लो आपको एक संख्या दे दी गई है 5 अंक दे दिए गए हैं, मान लो आपको कुछ 5 0 7 2 3, ठीक है, ये अंक दे दिए गए हैं। अब बोला जा रहा है इससे जो है छोटी से छोटी संख्या बनाओ, ठीक है, छोटी से छोटी संख्या बनाना है। मतलब आपको सबसे छोटी संख्या इनको इधर उधर करके अगर बनाना है तो क्या बनेगी, ठीक है, छोटी से छोटी संख्या क्या होगी इन अंकों से, ठीक है। तो हमें क्या करना है, छोटी संख्या अगर बनाना होता है तो हम उसको बढ़ते क्रम में लिख लेते हैं। तो बढ़ते क्रम में क्या होगा, 0 2 3 5 7। लेकिन यहाँ पर एक गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है, गड़बड़ ये है कि इसमें हमको दिया गया है 5 अंक, कुल मिला के कितने अंक दिए गए हैं, 5 अंक। लेकिन यहाँ पर तो हमारे पास है केवल 4 अंक। क्यों 4 ही अंक है, क्योंकि 0 का मतलब अगर हम आगे रख देंगे तो कुछ नहीं रहेगा, तो इसीलिए हम 0 और 2 को यहाँ पर बदल देते हैं। ऐसी स्थिति में क्या करना है, 0 और 2 को बदल देना है और ये हो जाएगा 20,357, यानी मतलब 20,357। ये छोटी से छोटी संख्या इन अंकों से बनाई जा सकती है। अगर बड़ी बनाना है, इन्हीं संख्या से अगर बड़ी बनाना है तो हम उसी को पलट देंगे, लेकिन पलटने से पहले हम इसको पलटेंगे ना कि इसको, ठीक है। छोटी से छोटी लिखने में 0 को इधर उधर करना है, बड़ी से बड़ी लिखने में 0 को कहीं नहीं करना है, बस केवल आपको घटते क्रम में लिख देना है, उल्टा, ठीक है। तो बड़ी संख्या अगर आपको लिखनी है तो 7 5 3 2 0 ऐसे लिखना है, ये नहीं कि 0 और 2 को बदल दो, कोई मतलब नहीं, ठीक है। 20 रहेगा तो फिर चलेगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है बड़ी से बड़ी संख्या लिखी जाती है और इस तरह से जो है छोटी से छोटी संख्या लिखी जाती है, अगर उसमें 0 भी शामिल हो तो, ठीक है। नहीं तो अगर 0 शामिल नहीं है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको घटते बढ़ते में लिखना है, बड़े आसानी से जो है आप लिख सकते हैं। कभी कभी ऐसे भी बोला जाता है कि ये जो संख्या दी गई है इससे बड़ी संख्या बनाओ, छोटी से छोटी संख्या बनाओ और उसका अंतर ज्ञात करो, उसका गुणन ज्ञात करो। ऐसे अलग अलग तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अगर इसका अंतर ज्ञात करने को बोला जाए, ऐसे बोला जाए कि इस संख्या से बनने वाली छोटी से छोटी संख्या तथा बड़ी से बड़ी संख्याओं का अंतर बताओ, तो हम क्या करेंगे, इस बड़ी से बड़ी संख्या को, ये बड़ी संख्या है, ये छोटी है, तो बड़ी वाले में से छोटी को घटा देंगे और जो आ जाएगा वही उसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से जो क्वेश्चन में बोला जाए उसी को बस करते जाना है, फॉलो करते जाना है, आपको जो है आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये जो है एक तरीके से चैप्टर पूरे चैप्टर का, पहले चैप्टर का जितना भी कॉन्सेप्ट था वो ख़त्म हो गया, ठीक है। जितने भी इसमें टॉपिक बन सकते थे, ठीक है, जो भी पढ़ाया जा सकता था, इसमें आपको समझाया जा सकता था, वो सारी चीज़ें जो है इसमें हो चुकी हैं। बस आपके पास केवल एक चीज़ की कमी है,
जो कि है प्रैक्टिस क्वेश्चंस, जो कि जो हम आगे करवाने वाले हैं, ठीक है। तो अब इस चैप्टर के बाद में आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस कराए जाएंगे, है ना, क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराए जाएंगे, उसको जो है आपको देखना है। और प्रैक्टिस के लिए जो क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं, है ना, जो भी पीडीएफ आपको प्रोवाइड किए गए हैं, आपको उसको जो है सॉल्व करते रहना है, ठीक है। और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आपको जो है उसका लिंक मिल जाएगा, ठीक है। जो भी आपका क्वेश्चन के लिए पीडीएफ होगा उसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर जो है आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। और कोशिश कीजिए कि ऐप को जो है इंस्टॉल कर लीजिए। ऐप इंस्टॉल करने का जो वीडियो है, एक तरीके से किस तरह से ऐप को इंस्टॉल करना है, जो कि अभी वो जो है प्ले स्टोर पे नहीं आया है, अभी वेबसाइट पे है, तो वेबसाइट पे आपको इंस्टॉल करना होगा। वेबसाइट पे जा करके आप इंस्टॉल कर लीजिए। अगर आपको इंस्टॉल करने में किसी भी तरह की दिक्कत आ रही है तो आप जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा एक दूसरे वीडियो का, उसको देख लीजिए कि किस तरह से आपको जो है ऐप इंस्टॉल करना है, ठीक है। और आप आसानी से जो है ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ऐप इंस्टॉल कर लीजिए, वहाँ पर आपको कोर्स ही मिल जाएगा, वहाँ पर जो है कोर्स को एनरोल कर लीजिए और पढ़ाई करना एकदम स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है।